बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी और इसकी स्पेशलाइजेशन की मेजर फील्ड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। Biology. What is biology? The word biology is derived from two Greek words, bios meaning life and logos means study or reasoning. जब हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पहली डेफिनेशन यही पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक लफ्ज़ों से ड्राइव किया गया है। एक को हम बायोस कहते हैं। बायोस का मतलब होता है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब होता है किसी चीज़ का मुतालिया करना या उसकी वजह तलाश करना। सो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को साइंसी तरीके से पढ़ना या ज़िंदगी के बारे में ये जानना कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब सवालों का जवाब हमें बायोलॉजी में मिलता है और ये एक साइंटिफिक स्टडी है। Biologist deals with living part of nature and non-living things which affect the living things in any way. बेसिकली बायोलॉजी स्टडी तो लाइफ की ही है, लेकिन हम इसमें लिविंग थिंग्स के साथ साथ उनकी नेचर के साथ साथ उन नॉन लिविंग थिंग के साथ भी डील करते हैं जो लिविंग थिंग को किसी ना किसी वे में अफेक्ट करती हैं, जैसे हवा, पानी या फिर आग। ये सब चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम बायोलॉजी में इनको भी साथ साथ स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो बायो को स्टडी करते हैं या बायोलॉजी में उनकी रिसर्च होती है लिविंग थिंग या उनसे रेलिवेंट चीज़ों से वो काम करते हैं। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और मुशाहिदा करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि वो इन चीज़ों को ढूंढते हैं और फिर बयान करते हैं कि लिविंग थिंग्स की नेचुरल वर्ल्ड कुदरती तौर पे कैसे है, यानी कि जिस तरह ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई, वहाँ पे कंडीशंस कैसे थी, जिंदा जानदार कैसे रहते हैं, इनका हैबिटेट क्या है और ज़िंदगी क्यों है, ये सब चीज़ों को तलाश करने की वो कोशिश करते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग यानी कि बेसिक मीनिंग जो है उसे ढूंढने की कोशिश करें तो इसका मतलब निकलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मुतालिया करना। क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। अब अगर हम फिलोसफर या पोइट्स वगैरह की बात करें तो वो पोइट्री वगैरह के हवाले से इसका आंसर दे देंगे, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर इंसान के लिहाज से इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है। तो डेफिनेटली बायोलॉजिस्ट के करीब भी इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। There are certain aspects of life lie beyond the scope of science of biology, like the answer to question. बहुत सारे ज़िंदगी के पहलू ऐसे हैं जो हमारी साइंस और ख़ास तौर पे बायोलॉजी इससे बहुत ही दूर हैं, जैसे कि इन सवालों का जवाब देना कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है। अब ज़िंदगी के लिहाज से हर इंसान अपने अपने तौर पे इसको डिफाइन कर रहा है। व्हाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों है, क्यों ज़िंदगी होनी चाहिए। तो इन सवालों का जवाब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से देते हैं और इनका कोई भी जवाब ऐसा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। देयरफॉर बायोलॉजी में भी इसका हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है अभी तक मिला नहीं है। These questions not usually taken up by biologists and are left to philosophers and theologians. फिलोसफर्स उनको कहते हैं जो फिलोसफी पे काम करते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, और थियोलॉजियंस कहते हैं जो थ्योरीज़ बनाते हैं या फिर नेचर के करीब होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो दोनों हमने अभी पीछे पढ़े, ये बायोलॉजिस्ट रेज़ करते हैं और इनका आंसर देने के लिए फिलोसफर और थियोलॉजियंस को लिए ये काम छोड़ देते हैं कि फ़लसफ़ी या फिर थियोलॉजिस्ट इसका आंसर दें। बल्कि साइंसदान खुद भी, स्पेशली बायोलॉजिस्ट खुद भी इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
बायोलॉजी मेनली डील विद मैटर्स रिलेटिंग हाउ लाइफ वर्क्स। बायोलॉजी ज़्यादातर इस किस्म के मामलात से ताल्लुक़ रखती है कि ज़िंदगी कैसे काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, कैसे स्टार्ट हुई। ज़िंदगी से रेलिवेंट जितने भी पहलू हैं वो तमाम बायोलॉजी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट लाइफ को डिफाइन किस तरह करते हैं? दे टेक लाइफ एज अ set of characteristics that distinguish living organisms from non-living objects including dead organism। अब साइंसदानों के मुताबिक जिंदगी जो है ये खसूसियात का एक ऐसा सेट है जो जिनकी बिना पर हम जिंदा ऑर्गेनिजम्स को बेजान चीज़ों से अलग कर सकते हैं, यहाँ तक कि डेड ऑर्गेनिज्म से भी हम उन्हें मुख्तलिफ करार दे सकते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एक जिंदा और मुर्दा या फिर जिंदा और बेजान जानवर के दरमियान मुख्तलिफ कर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें इख्तलाफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर एज फॉलोइंग। करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नीचे दिए गए हैं। अगर मेरे मुताबिक बात करें तो लाइफ इज़ अ मिसेस रिच एट GC। दैट मीन्स कि हम इन तमाम प्रोसेसेस को याद करने के लिए इनका फर्स्ट लेटर अगर याद कर लें तो हमें याद करने में आसानी होगी। लाइक M फॉर मेटाबॉलिज्म, R फॉर रिप्रोडक्शन, S फॉर सेंसिटिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन, I फॉर इनहेरिटेंस, composition, C for composition, H for homeostasis, G for growth and C for complexity। ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये ज़िंदगी को बयान करती हैं। मेटाबॉलिज्म में वो तमाम प्रोसेसेस आ जाते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकली हो रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, इन चीज़ों को हम इसमें चेक करते हैं। रिप्रोडक्शन करने की खासियत सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं हो सकती। सेंसिटिविटी की बात करें तो दर्द सिर्फ हमें ही होता है और हम ही इस चीज़ को, सेंसिटिवनेस को फील कर सकते हैं, हसासियत को लिविंग थिंग्स ही फील करती हैं, नॉन लिविंग फील नहीं करती। देन रेस्पिरेशन, हम खुद सांस लेते हैं, कभी भी कोई दूसरी चीज़ जो कि नॉन लिविंग है वो सांस नहीं लेती। इवन दो बचपन से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आते हैं, जो चीज़ें सांस लेती हैं वो जानदार कहलाती हैं और जो सांस नहीं लेती वो बेजान कहलाती हैं। इनहेरिटेंस विरासत को कहते हैं, जैसे हमें जीन्स जो है मुंतकिल होते हैं। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि वो पुरानी थिंग से कोई नई थिंग को कोई चीज़ कन्वर्ट की जा सके, लेकिन लिविंग थिंग में ये चीज़ है कि वो इनहेरिटेंस कर सकते हैं। कंपोजिशन, हमारी कंपोजिशन जो है वो डेफिनेटली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। होम्योस्टेसिस के अपने अंदर हम अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, बट विद इन अ स्टेट, विद इन अ रीजनेबल रेंज, एक रेंज के अंदर उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। फिर ग्रोथ है जी, ग्रोथ हम बढ़ते हैं और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ती। और कॉम्प्लेक्सिटी, कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टी में नहीं आती। नाउ वी मूव टूवर्ड द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम इन सब ब्रांचेस को स्टडी करते हैं और इनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स 4 ब्रांचेस पे नोट आ जाता है, या फिर इनकी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क्स का, या लाइफ जो भी हमने पिछली स्लाइड पढ़ी है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। So first of all, ecology. It is the study of organisms in relation to their environment. इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं और इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ रिलेशनशिप देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट दोनों आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में हम मट्टी में मौजूद सारे पार्टिकल्स वगैरह को देख सकते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर में हमारे इर्द गिर्द जो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या इस किस्म का कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि हम सॉइल के साथ, वाटर के साथ, माहौल के साथ कैसे एक्ट कर रही हैं, ये भी इसी चीज़ में इंक्लूड होगा। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी माहौल के साथ जो लिंक होगा या हमारे साथ जो लिंक होगा वो भी इकोलॉजी में ही आ जाएगा। Embryology. Embryology is the study of the embryo in common words. But इसकी proper definition, it is the study of the development of an embryo to a new individual.
जब एक एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है, और इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को जब हम स्टडी करते हैं तो ये फिर ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इसमें हम देखते हैं कि एक एम्ब्रियो स्टेप बाय स्टेप किस तरह एक नए इंडिविजुअल में चेंज हुआ है। फिजियोलॉजी, it is the study of the functions of different parts of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि कोई भी हमारा पार्ट जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी जुबान बोलती है, चखती है। ये सारे प्रोसेसेस जो है वो फिजियोलॉजी में हम देखते हैं। इसी तरह ये छोटे लेवल पे भी हम जा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनेली के क्या फंक्शंस हैं। मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसमें हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बैरूनी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, वो कैसा लगता है, उसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। Paleontology is the study of the fossils which are remains of extinct organisms। इसमें हम ये देखते हैं कि फॉसिल्स किस तरीके से बने हैं, क्या उनका रोल है, और वो पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे। फॉसिल्स हम कहते हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो अब जिंदा नहीं रहे, जैसे कि डायनासोर्स, इनके रिमेन्स को फॉसिल कहा जाता है और पैलेंटोलॉजी में हम इन्हें स्टडी करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि प्रिमिटिव लाइफ कैसी थी, क्या कैसे ऑर्गेनिज्म थे, उनका अब वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती हैं। हिस्टोलॉजी, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी टिश्यू है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह का नज़र आता है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास मजीद एवोल्यूशन आ जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द हेरिटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम एंसेस्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि एक अबाओजाद, इंसेस्टर कहते हैं अबाओजाद को, यानी कि हमारे फोर फादर्स, उनसे ऑफस्प्रिंग यानी कि औलाद में हेरिटेबल करेक्टर, जो विरासती तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले करेक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से मुंतकिल किया जाता है, या फिर जब वो मुंतकिल हो रहे होते हैं तो उनमें चेंजेस आती हैं, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे समटाइम्स हम सुनते हैं कि ये मरूसी बीमारी है, या ये ख़ानदानी मसला है, ये मतलब पीछे से ही चलता आ रहा है। तो वो हेरिटेबल करैक्टर्स जो हैं, उनमें आने वाली चेंजेस को, जीन्स में चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें हम जीन्स को पढ़ते हैं और जीन्स से होने वाली इनहेरिटेंस में उसके रोल को पढ़ते हैं, कि यानी कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जो करेक्टर जा रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, और उनका अगली फैमिली में यानी कि ऑफस्प्रिंग में क्या किरदार है। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाए जाने वाले करेक्टर को कहते हैं। जिस तरह हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ आदतें मिलती हैं, हम कुछ आदतों में अपने फादर जैसे लगते हैं, कुछ में अपनी मदर जैसे लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये इन चीज़ों को स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है, और ये सारी चीज़ें हमें जीन्स के थ्रू मिली हैं। नेक्स्ट है जी जूओग्राफी। जूओ का वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ज्योग्राफी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि जोग्राफियाई लिहाज से। इट इज़ द स्टडी ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। इसमें हम जानवरों की ज़मीन के ऊपर जोग्राफियाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तकसीम है, उसको देखते हैं। यानी कि अब जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, मैदानी इलाके भी हैं और इसके अलावा पहाड़ी इलाके भी हैं, पोलर एरियाज़ भी हैं, आइसलैंड्स। तो जहाँ पर जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह के इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं ज़्यादा, या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी तकसीम किस तरह से हुई है, हम इसको डिस्कस करते हैं। Molecular biology is the structure or study of structure of organism, cell and their organelles at molecular level। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे कि इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल से रेलिवेंट है। मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज़ चेक की जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, वो सेल कैसे कैसे हैं, और उनकी साख्त क्या है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे
जो ऑर्गेनेलिज़ मौजूद हैं, जिस तरह हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि जी इसमें राइबोसोम मौजूद है, लेकिन और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है और इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। लेकिन जो हम प्लांट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इस तरीके से हम जो मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसकी अब अहमियत क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद नहीं हैं और उनका क्या फ़ायदा है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का वर्ड हम माइक्रोस्कोप की वजह से यूज़ करते हैं। माइक्रो का वर्ड बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जो चीज़ आम आँख से देखी ना जा सके। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई आ जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी की मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कह देते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कह देते हैं, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कह देते हैं। तो इस तरीके से ये मज़ीद छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई है, सब डिवीजन्स में। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, दुनिया में दो तरह के पानी पाए जाते हैं। एक पानी वो है जिसे हम पीते हैं, जिसके अंदर नमक की मिकदार कम होती है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन मेरीन बायोलॉजी की बात की जाए, मेरीन इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो वो पानी ज़रा कड़वा होता है, इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम फ्रेश वाटर बॉडीज़, जिसमें रिवर, लेक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, दरिया, नदियाँ, जहाँ से हम पानी पीते हैं, इसमें इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ की होती हैं। जैसे फ्रेश वाटर बॉडीज़ की पीएच कितनी है, उसमें नमक कौन कौन सा पाया जा रहा है, उसमें लाइफ कौन सी मौजूद है, प्लांट्स कौन से हैं, ये इस चीज़ में आ जाता है। इसी तरह मैरीन बायोलॉजी में ओशंस एंड सीज, यानी कि बड़े समुंदर और छोटे समुंदर में पाई जाने वाली जो बॉडीज़ हैं जो कि इनमें रह रही हैं, उनमें से पाया जाता है, बता दिया जाता है कि कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं, और हम इस हवाले से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी आ जाती है। इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड क्लूज देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड रिलेशन विद होस्ट। अब इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि पैरासाइट जो है उसको, ये उसकी स्टडी को इंक्लूड करती है। पैरासाइट जो है जी, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी होती है। पैरासाइट्स हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं और उनमें ही एट दी एंड बीमारियां फैला देते हैं। इन उस वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिनमें ये रहते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। इसमें हम पैरासाइट की स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, कि पैरासाइट की साख कैसी है। जैसे कि आजकल हम एग्जांपल ले सकते हैं कोविड की, कि कोविड एक पैरासाइट है जो इंसान के जिस्म में रह भी रहा है, उससे फूड भी ले रहा है और उसमें बीमारी भी फैला रहा है। तो ये एक वायरस है, इसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल रहा है, फिर इसकी लाइफ हिस्ट्री के ये किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से फैल सकता है, और इसका होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि होस्ट के कौन से सेल को जाके ये इन्फेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे जो पैरासाइट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट नहीं होते, इसलिए हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ पैरासाइट को स्टडी करेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन। जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये ह्यूमन यानी कि मैन, इंसान के हवाले से है। इसमें इंसान की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन, यहाँ तक कि उसके तमाम पहलू जो हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इंटरनल स्टडी है, मॉर्फोलॉजी साख्त के हवाले से, हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं, जेनेटिक्स जीन के हवाले से कि जीन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे मूव कर रही है, सेल बायोलॉजी सेल लेवल पे किस तरीके से है, और एवोल्यूशन हम कहते हैं इर्तिका को, यानी कि इंसान कहाँ से इवॉल्व हुआ है।
तो इस चीज़ पे या किस चीज़ से इंसान बना है, इस चीज़ के ऊपर स्टडी जारी है, या इसका प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। सोशल बायोलॉजी इज़ ये सोशल बायोलॉजी टिपिकली ह्यूमन बीइंग से रेलिवेंट है। इसमें हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर माशरती लिहाज से हम कैसे हैं, कम्युनल लाइफ हमारी कैसी है, मतलब हमारा लोगों के साथ मिलना-जुलना या हमारा एक सोसाइटी में रोल क्या है, हम ये चीज़ यहाँ पर देखते हैं। Biotechnology is the study of the use of living organism, system and processes in the manufacturing and services industries. इसमें हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उनके सिस्टम्स को या उनके प्रोसेसेस को सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए या फिर चीज़ें बनाने के लिए। यानी कि आजकल हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहीं पढ़ा है कि हम इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन जो है वो ह्यूमंस को दी जा रही है एज अ मेडिसिन फॉर द डायबिटिक्स। तो इस तरीके से हम इसके लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के को या उनके सिस्टम को या उनके प्रोसेसेस को इंडस्ट्री में कोई दवाई बनाने के लिए या कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल बायो प्रोडक्ट्स अभी तक हम बना चुके हैं और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, यानी कि साइंस जो है वो एक सिस्टम के तहत काम करती है, ये ऐसे विदाउट सिस्टम काम नहीं करती। बायोलॉजिकल साइंस हैज़ अ सेट मेथडोलॉजी कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब बाकी तमाम साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी एक सेट मेथडोलॉजी होती है, यानी कि एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी होती है और चांस ऑब्जर्वेशन के साथ ये काम करता है। यानी कि जिस तरह हमने कोई एक ऑब्जर्वेशन को जो है एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये पहले नहीं थी, अब ये नज़र आ रही है या ये चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है, उसको फिर हम एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी में लाएंगे और वो सारा एक सिस्टम जो है उसको हम फॉलो करेंगे, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट होता है। 5 तरह की सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। इसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आ जाता है। विजन कहते हैं देखने को, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, टच छूना। हम इन तमाम सेंसेस को यूज़ करते हैं और इनकी फंक्शनल एबिलिटी पे डिपेंड करती है ये चीज़। फंक्शनल एबिलिटी कि जिस तरह कुछ लोगों की सूंघने की स्मेल ज़्यादा सेंस ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ की देखने की ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है कि फंक्शनल एबिलिटी कितनी है। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और बोथ। ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, मिकदार के लिहाज से हो सकती हैं, क्वालिटेटिव मेयार के लिहाज से हो सकती हैं, दोनों ही चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। अब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेजरेबल, इनको हम नाप सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और इन्हें हम नंबर की फॉर्म में यानी कि आदाद की फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज आर मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा सही होती हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है, जैसे हाइट और वेट। हाइट में हम ये बता सकते हैं कि मेरी हाइट 5 फीट है या 6 फीट है या 5'6" है, तो ये एक एग्जैक्ट हाइट होती है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑन द अदर हम नहीं उसमें ये सब चीज़ें बता सकते, ये मेजरेबल नहीं होती, इनको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लेस एक्यूरेट हैं। जैसे कलर या स्मेल की बात की जाए, तो अब हम कलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा कलर फेयर है या हमारा कलर ब्लैक है। तो कितना फेयर है या कितना ब्लैक है ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इनका डिफरेंस भी है और साथ में ये इनकी डेफिनेशंस भी हैं। Hypothesis. The observer organizes observation into data form and gives a statement as per experience and background knowledge of event. ऑब्जर्वर जो है ये तमाम ऑब्जर्वेशन जो इसकी होती हैं ये इसको डाटा की फॉर्म में कैलकुलेट करता है और फिर ये उससे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बयान बनाया जाता है एक्सपीरियंस की बेस पे, तजर्बा की बेस पे। और
जो उस वक़्त उस जगह पर जो मौका है, उस पर जो बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी कि जो ऑब्ज़र्वर होता है, फिर वो वहाँ पर अपने मौका पर जाता है, वहाँ पर वो लोगों से पूछताछ करता है, उनसे नॉलेज लेता है उस इवेंट के बारे में, फिर अपने कुछ एक्सपीरियंस, मुशाहिदात जो है, उनको देखता है। उसके बाद वो अपनी तमाम ऑब्ज़र्वेशन से काम लेता है, फिर वो उसको डाटा में चेंज करता है और डाटा में चेंज करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि हम इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इस तरीके से हो सकती है। जैसे लॉजिक की बात की जाए तो लॉजिक इसमें यूज़ होती है इफ एंड देन इज़ यूज्ड टू मेक अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक फर्ज़ी बयान होता है जिस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट करके इसको साबित करना होता है, इसलिए हम इसमें इफ एंड देन यूज़ करते हैं। अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होती है। वेज़ ऑफ डिवाइसिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए हम आम तौर पर 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक इंडक्टिव रीज़निंग है और एक डिडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ होता है, उसे देखने के बाद हम कोई जनरल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। इंडक्टिव में हमने ये बात याद रखनी है कि ये इनर से आउट की तरफ जा रहा है, स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, इन फ्रॉम इनसाइड। तो ये जनरल से स्पेसिफिक मूव नहीं कर रहा बल्कि स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहा है। इट बिगेन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल। ये किसी एक खास ऑब्जर्वेशन के जरिए स्टार्ट होती है और फिर एक जनरल प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। For example, if we know that sparrows have wings and are birds, and we know that eagle, parrot, etc. are birds, then we conclude all birds have wings. अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमने एक खास ऑब्जर्वेशन की कि स्पैरो के पास विंग्स हैं और हमें ये बात पता थी कि स्पैरो एक बर्ड है। इसी तरह हमें ये पता चला कि ये पता है कि ईगल, पैरट जो हैं वो सब भी बर्ड्स हैं। तो यहाँ से हम ये बात फिर नतीजतन कह देते हैं कि जितने भी परिंदे हैं उनके पास पर होते हैं। तो यहाँ पर स्पैरो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म था और लास्ट में हमने ये कह दिया कि तमाम परिंदों के पर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया। इसके बाद हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है। हम डिडक्टिव रीजनिंग को स्टडी डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल। इसमें हम जनरल प्रिंसिपल से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इफ वी नो दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, के तमाम परिंदों के पर होते हैं, एंड देन स्पैरो आर बर्ड्स, और स्पैरोज चिड़ियाँ भी जो हैं ये परिंदे हैं, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, के स्पैरो जो हैं इसके पर होते हैं। डिफरेंट वेज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। इन सब चीज़ों के अलावा हम हाइपोथेसिस को और तरीकों से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन कहते हैं कि जिस तरह हमारी सिक्स सेंस काम करती है उस चीज़ को, या इमेजिनेशन इमेजिन कर लेना। जैसे हमारे ख़ानदान में कोई एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है तो वो कहते हैं जी कि हमने आज ये ख्वाब देखा है, या मेरी सिक्स सेंस, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये चीज़ बुरी होगी, तो ये ऐसे होगा, या हमने कोई इस तरह की चीज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ से हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि जी ये चीज़ ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। फिर अगर तो कोई हादसा उस दिन हो जाए तो उनकी इंट्यूशन ठीक थी, यानी कि उनकी छठी हिस्स ठीक कह रही थी। दैट मीन्स के हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा। अगर वो हादसा ना हो कोई, तो इसका मतलब ये है कि इंट्यूशन फॉल्सिफाइड थी, गलत थी, और वो हाइपोथेसिस कैंसल हो जाएगा। एस्थेटिक प्रेफरेंस, खूबसूरती की बिना पर बाज़ औक़ात हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम 2 कपड़ों में कहते हैं कि ये कपड़ा ज़्यादा खूबसूरत है, तो दूसरा कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरीके से अब हो सकता है कि जो कपड़ा खूबसूरत हो लेकिन उसका स्टफ़ अच्छा ना हो और वो ज़्यादा अरसा ना गुज़ार पाए। तो इस वज़ह से एस्थेटिक प्रेफ़रेंस में हम ये चीज़ कहते हैं कि खूबसूरती की बिना पे हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़ या फिलोसफिकल आइडियाज़ में हम इस तरीके से भी
कह सकते हैं कि जैसे हम किसी गेम शो में गए हैं या किसी चीज़ में कभी कोई हमें कहता है कि 1 से 10 तक कोई नंबर सेलेक्ट करो, इसके पीछे कुछ पैसे होंगे या कुछ ऐसी चीज़ होगी। तो हम रिलीजियस में हम कह देते हैं कि अल्लाह एक है, तो हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अगर वो चीज़ लग जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ जी, हमारा फ़र्ज़ी बयान जो है हाइपोथेसिस वो ठीक हो गया। इस तरह रिलीजियस या फिलॉसफिकल आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, जैसे हम ब्रीदिंग पढ़ते हैं, सर्कुलेशन पढ़ते हैं, इस तरह हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके या फिर एनालॉजी उनको उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ को देख के भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, एक चीज़ को डिस्कवर कर लेना जब दूसरी चीज़ के लिए ढूंढ रहे हों, तो उस चीज़ को ढूंढना जो है वो कहलाता है हाइपोथेसिस। यानी कि तलाश हम एक चीज़ की कर रहे थे लेकिन मिल हमें दूसरी गई। तो इस तरीके से भी हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। Repeated exposure of hypothesis to possible falsification increases scientists' confidence in the हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट फॉल्सिफाइड, जब हम एक हाइपोथेसिस को बार बार पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन यानी कि बार बार नाकाम करने की कोशिश करते हैं। जब कोई एक साइंसदान एक हाइपोथेसिस बनाता है तो बहुत सारे लोग उसके हक में भी होते हैं और बहुत सारे लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। तो जो लोग उसके खिलाफ में होते हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये गलत साबित हो जाए, इसलिए वो उस हाइपोथेसिस को जो है बार बार रिवाइज करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस गलत नहीं होता तो वो साइंसदान जिसने उस हाइपोथेसिस को बनाया होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अदर हाइपोथेसिस, अगर एक हाइपोथेसिस बार बार सही रिपीट हो रहा है और गलत साबित नहीं हो रहा, तो फिर इसको वेल स्पॉटेड और जनरली एक्सेप्टेड कर लिया जाता है। मतलब फिर वो लोग जो इसके खिलाफ थे वो भी इसको मान लेंगे और इसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। थ्योरी, जब हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट किया जाता है तो उसके अगर रिजल्ट सेम आए तो फिर ये एक थ्योरी बन जाता है। और जैसे कि हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं, सेल थ्योरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि सेल थ्योरी सपोर्टेड है। प्रोडक्टिव थ्योरी, अ गुड थ्योरी विच में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। गुड थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि ये मजीद नए हाइपोथेसिस को निकाल सकती है। प्रेडिक्शन कहते हैं पेश गोई करना को, कि अगर ऐसे हो गया तो इस तरीके से हो जाएगा। तो प्रेडिक्टिव थ्योरी जो है उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है ना सिर्फ, बल्कि ये मजीद हाइपोथेसिस बना सकती है। प्रोडक्टिव थ्योरी, a good theory which may suggest new and different hypothesis is called productive theory। एक अच्छी थ्योरी जो नए और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बना सकती है उसे हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। यानी कि इसमें से मजीद हम मुख्तलिफ और नए नए हाइपोथेसिस बना के उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है। द टेस्टिंग गोज ऑन, बार बार टेस्ट होते जाते हैं। बहुत साइंसदान इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ये जो थ्योरी है इसको ये वेल एंड वेल हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इसको बार बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ये अगर बार बार चैलेंजेस का सामना करने के बाद विद स्टैंड रहे तो फिर ये साइंटिफिक लॉ बन जाता है। जब एक थ्योरी एक स्केप्टिकल अप्रोच को यानी कि एक बार बार एक प्रोसेस को फेस करती है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को सपोर्ट करते हैं इसको, तो ये साइंटिफिक लॉ बन जाता है। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें मैंडल का लॉ हम देख सकते हैं इनहेरिटेंस का। मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों आ जाते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ आ जाता है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है ये, और यानी कि इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ये जिस तरह है ये वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, ऐसी थ्योरी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। बार बार टेस्ट करने के बाद ये साबित हुई है, इसलिए ये साइंटिफिक लॉ है। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज, बायोलॉजी की बात करें तो ये लॉज में बहुत शॉर्ट है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कवानीन नहीं पाए जाते। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम बार बार लॉज को पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, इसी तरह जो बायो होती है इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा लॉज नहीं मिलते। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हार्डिंग वेनबर्ग लॉ हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
तो ये दोनों लॉज हम चंद एक लॉज हम इसमें पढ़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बायोलॉजी में लाइफ जो है इसकी एलूसिव नेचर है। एलूसिव नेचर मतलब ये बदलती रहती है। ज़िंदगी की जो नेचर है वो माहौल के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पे हम कंडीशंस को कांस्टेंट नहीं कर सकते, माहौल मुसलसल तब्दील होता रहता है। इस वजह से जो ज़िंदगी है वो भी डिफरेंटली एक्ट करती रहती है, और बायोलॉजी में हम ज़्यादा लॉज इस वजह से नहीं बना सकते। तो बच्चों ये तो था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और फिर इंशाल्लाह हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।